हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीतू आनंद एंड वेलकम टू नवल जे एकेडमी। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या होता है? बैक्टीरियल सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी बैक्टीरियल सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये ज्यादातर मिलते किसमें हैं? सम प्रोकैरियोट्स में, मोस्टली मतलब सम नहीं, मैनी प्रोकैरियोट्स में आप कह सकते हैं, मैनी प्रोकैरियोट्स एंड सम यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स जैसे ईस्ट एंड इन सम फंजाई। ये इनमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या होता है? किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मिड जो है सिंगल होगा, यानी कि एक कॉपी प्लाज्मिड की बैक्टीरिया के सेल के अंदर प्रेजेंट होगी और जो न्यूक्लिक एसिड है यानी कि जो उसका न्यूक्लियोइड है उसके अलावा एक और सिंगल कॉपी जो है क्रोमोसोम की या फिर जेनेटिक मटेरियल की प्रेजेंट होगी। बट कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं या कुछ ऐसे भी प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल नहीं होते, बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज होते हैं। बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं जिसके अंदर प्लाज्मिड्स बहुत सारे नंबर्स में होते हैं। अब प्लाज्मिड क्योंकि सर्कुलर होता है या फिर लीनियर होता है, या तो वो सर्कुलर होगा या फिर वो लीनियर होगा, तो ज्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसी भी स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर सर्कुलर एंड लीनियर दोनों ही तरह के जो डीएनए है यानी कि प्लाज्मिड्स है वो प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसी स्पीशी है जिनके अंदर दोनों ही तरह के प्रेजेंट होंगे। तो बेसिकली प्लाज्मिड होते क्या है? प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड होते हैं स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अगर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है तो सिंपल सी बात है कि ये रेप्लिकेशन भी करेगा। तो ये कैसे होते हैं? ये प्लाज्मिड्स होते हैं ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग, तो ये अपने आप ही रेप्लिकेट भी करते हैं। अब जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर ये कुछ एडवांटेजेस, कुछ बेनिफिट्स देते हैं उस होस्ट बैक्टीरियल सेल को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बैक्टीरियल सेल किसी एनवायरनमेंट में है तो वहां पर अगर सडन उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है और उसको वो हार्श कंडीशन मिलती है तो उस टाइम पे ये प्लाज्मिड उसको केपेबल कराएगा, यानी कि प्लाज्मिड उसको इस तरह से जो है उसकी फॉर्मेशन करवाएगा कि वो उस हार्श कंडीशन में रहने के लिए जो बैक्टीरियल सेल है वो केपेबल हो सके। तो ये जो प्लाज्मिड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए और माइक्रो और मॉलिक्यूलर जेनेसिस्ट के लिए।
यानी कि जो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और जो मॉलिक्यूलर जो जेनेटिस्ट हैं, ये क्या करते हैं, इसके जीन के सीक्वेंसेस करते हैं, न्यू जो सीक्वेंसेस है उसके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, और जीन को क्लोन करने के लिए भी इन प्लाज्मिड को यूज किया जाता है। तो प्लाज्मिड जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिसर्च के पर्पज से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्लाज्मिड्स हैं, ये बेसिकली क्योंकि ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट करते हैं, तो कुछ ऐसे भी प्रोकैरियोटिक प्लाज्मिड्स होते हैं जो क्या करेंगे, जो जिस भी बैक्टीरियल सेल यानी कि होस्ट सेल के अंदर है, तो उसके जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है, यानी कि जो उसका नॉर्मल न्यूक्लियोइड का रेप्लिकेशन प्रोसेस चल रहा है, उसके साथ वो इंटीग्रेट कर लेते हैं, और उस जो न्यूक्लियोइड रेप्लिकेशन है उसके साथ इंटीग्रेट करके जो न्यू कॉपीज बनती हैं, उसके अंदर जो प्लाज्मिड्स हैं वो पेरेंटल बॉडी का जो न्यूक्लियोइड है उसके साथ इनबिल्ट होके न्यू डॉटर सेल्स में आते हैं। मतलब ये है कि जो प्लाज्मिड्स होंगे वो इंटीग्रेट कर सकते हैं विद होस्ट जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो होस्ट का जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ इंटीग्रेट करके वो न्यू जो कॉपीज बनेंगी उसके अंदर होस्ट का जेनेटिक मटेरियल भी होगा, साथ में जो प्लाज्मिड है उसका भी पार्ट होगा, जितना भी वो उसने इंटीग्रेट किया होगा। तो जो न्यू कॉपीज बनेंगी, जो न्यू डॉटर सेल्स होंगी, उसके अंदर दोनों ही पार्ट होंगे। अब क्योंकि जो ये प्लाज्मिड्स हैं, ये प्लाज्मिड्स इंटीग्रेट करके न्यू जनरेशन में चले जाते हैं, तो यहां पर क्या होता है, एक चीज होती है, एक टर्म होता है जिसे हम एपिसोम्स कहते हैं, और एक टर्म होती है क्योरिंग। जो एपिसोम होती है, ये इसकी एबिलिटी होती है कि किस तरह से ये होस्ट के सेल के साथ इंटीग्रेट करके न्यू सेल जब फॉर्म्ड होती है, तो उसमें वो अपना पार्ट जो प्लाज्मिड है वो इंटीग्रेटेड यानी कि इनबिल्ट पार्ट आगे न्यू जनरेशन में जाता है, इसे हम कहते हैं एपिसोम। बट जो क्योरिंग होता है, क्योरिंग टर्म यूज होता है कि जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है और डिवाइड करके टू न्यू डॉटर सेल्स बनाता है, उस टाइम पे जो प्लाज्मिड है उसका कितना प्रोपोर्शन किस सेल के अंदर जाना चाहिए, ये कभी कभी कम या ज्यादा हो जाता है, या बहुत बार ऐसा होता है कि वो लॉस्ट हो जाता है, यानी कि जो प्लाज्मिड है न्यू सेल के अंदर लॉस्ट हो जाता है, बट वो एक्चुअल पेरेंटल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं क्योरिंग। और ये क्योरिंग जो है स्पॉन्टेनियसली सेल के अंदर हो जाती है, और कभी कभी इंड्यूस करनी पड़ती है, यानी कि आउटसाइड से प्रोवाइड कराना पड़ता है कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें हमें जो प्लाज्मिड है वो न्यू सेल में नहीं चाहिए, तो हम ये क्योरिंग टेक्निक जो है इंड्यूस करेंगे। तो ये क्योरिंग टेक्निक हो सकती है जैसे कि यूवी रेडिएशंस अगर यूज किए जाएं, तभी भी क्योरिंग टेक्निक क्योरिंग हो सकती है, यानी कि जो प्लाज्मिड है वो उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर हमें न्यू जो सेल में उसे नहीं चाहिए, तो हम ये पॉसिबल कर सकते हैं अगर यूवी रेडिएशंस यूज करें, या फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करें, एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो भी क्योरिंग हो सकती है। अगर थायमीन स्टारवेशन हो, यानी कि थायमीन को प्रोवाइड ही ना कराया जाए सेल में, तो उस टाइम पे प्लाज्मिड का जो नंबर है वो रिड्यूस किया जा सकता है, या फिर उसको जो बैक्टीरियल सेल है उसको जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे अबव अगर उसको ग्रो किया जाए, जो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है बैक्टीरियल सेल को ग्रो करने का, उससे अगर अबव टेम्परेचर प्रोवाइड करा दिया जाए, तो उस टाइम पे क्योरिंग हो सकती है। और
ये जो टेक्निक्स है इनसे क्या होगा कि जो प्लाज्मिड हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जिस प्लाज्मिड की हमें जरूरत नहीं है, अगर हम उस प्लाज्मिड को न्यू जो जनरेशन बन रही है सेल्स की, यानी कि जो होस्ट बॉडी के जो न्यू सेल्स बन रहे हैं उसमें हमें वो प्लाज्मिड नहीं चाहिए, तब हम इस क्योरिंग टेक्निक को यूज करते हैं। प्लाज्मिड्स जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। ये जो प्लाज्मिड्स हैं ये बेसिकली डिफरेंशिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, कहाँ ये मिलते हैं, किस तरह से सर्कुलेट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। तो इस बेसिस पे प्लाज्मिड्स बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं। एक होता है एफ फैक्टर, जिसे फर्टिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है। एक होता है आर फैक्टर प्लाज्मिड, जिसे रेजिस्टेंस फैक्टर कहा जाता है। एक होता है कॉल फैक्टर, जिसे हम कॉलिसिन प्लाज्मिड कहते हैं। एक होता है वायरुलेंस, मेटाबॉलिक फैक्टर। बेसिकली जो प्लाज्मिड है, क्योंकि प्लाज्मिड इंटीग्रेट हो सकता है होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ, तो इसका मतलब इसके पास इस तरह के जीन होते हैं जो इसे केपेबल कराते हैं इंटीग्रेट कराने के लिए। और इस तरह के जो प्लाज्मिड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंजुगेटिव प्लाज्मिड। बेसिकली ये जो प्लाज्मिड्स हैं ये प्लाज्मिड जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं और इनके पास जो जीन्स होती हैं वो केपेबल होती हैं टू फॉर्म सर्टेन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स विच इज कॉल्ड एज पिलाई। पिलाई जो है एक तरह से कॉन्जुगेशन में यूज होने वाले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं, जिनसे जो बैक्टीरिया है वो अपने प्लाज्मिड की कॉपी को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये पिलाई क्या करता है, पिलाई बेसिकली, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो एफ फैक्टर है। जो एफ फैक्टर है यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर है, ये कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड को स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि ये जो पिलाई है ये बेसिकली कॉन्जुगेशन में यूज होने वाला एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, जो कि बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहा होता है। और ये जो पिलाई है, ये पिलाई का रोल ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैक्टीरिया जिसके पास F पॉजिटिव यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है और उसको F नेगेटिव यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, उस सेल को ट्रांसफर करना है प्लाज्मिड की कॉपी, तो वो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया बेसिकली पिलाई के थ्रू इस बैक्टीरिया के साथ कनेक्ट होगा और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है यानी कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है वो बेसिकली क्या होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा इस बैक्टीरिया के अंदर और यहाँ पर इसका ये जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पिलाई के थ्रू यहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाएगा फर्टिलिटी फैक्टर, ये F नेगेटिव है और ये F पॉजिटिव है, यानी कि इसके पास ऑलरेडी फर्टिलिटी फैक्टर प्लाज्मिड प्रेजेंट है बट इसके पास नहीं है। अब जब पिलाई की हेल्प से ये दोनों ही सेल के अंदर, अब क्या होगा, दोनों ही सेल के अंदर क्या है, फर्टिलिटी फैक्टर जो है प्रेजेंट है। तो इस तरह का जो ये प्लाज्मिड है ये बेसिकली कॉन्जुगेटिव टाइप का होता है। दूसरा जो प्लाज्मिड है उसे हम कहते हैं आर फैक्टर प्लाज्मिड यानी कि रेजिस्टेंस फैक्टर। अब ये जो आर प्लाज्मिड है या रेजिस्टेंस फैक्टर है ये बहुत ज्यादा कंसर्न वाला टॉपिक है, क्योंकि अगर पब्लिक हेल्थ की बात की जाए तो ये जो प्लाज्मिड्स हैं ये प्लाज्मिड कुछ इस तरह के जीन को प्रोड्यूस करते हैं जो बैक्टीरिया को रेजिस्ट कर देता है सर्टेन टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए। यानी कि जैसे इसका नाम है रेजिस्टेंट
प्लाज्मिड, तो ये प्लाज्मिड क्या करेगा, ये प्लाज्मिड रेजिस्ट कर देगा, रेजिस्टेंट कर देगा बैक्टीरिया को अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये जो आर फैक्टर्स हैं या फिर आर प्लाज्मिड है, ये भी कॉन्जुगेटिव टाइप ही होते हैं, तो यहां पर ये क्या करते हैं, ये अपने जो प्लाज्मिड है, यानी कि जिस प्लाज्मिड के अंदर ये रेजिस्टेंस जीन बनाने वाली टेंडेंसी होती है या फिर ये रेजिस्टेंस जीन को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्लाज्मिड्स होते हैं, ये क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन के थ्रू दूसरे जो बैक्टीरिया है उनके अंदर भी रेजिस्टेंस जीन को ट्रांसफर कर देंगे। तो इस वाले केस में क्या होगा कि अगर जो एंटीबायोटिक है, बहुत सारे ऐसे पैथोजेनिक बैक्टीरियाज के अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक्स बनती है, अगर उन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट जो प्लाज्मिड्स है ये बन जाए और ये जीन जो है इस तरह के प्रोटीन्स को या इस तरह के केमिकल को प्रोड्यूस करे जो या तो एंटीबायोटिक की केमिकल नेचर चेंज कर दे, यानी कि उसको मॉडिफाई कर दे, या फिर उसको डिस्ट्रॉय ही कर दे। तो इस केस में जो एंटीबायोटिक है वो उस जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या है, डिजीजेस बहुत ज्यादा होंगी। तो ये रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है, ये बेसिकली बहुत ज्यादा कंसर्न का टॉपिक है। और जो बहुत सारे स्ट्रेन्स ऐसे हैं बैक्टीरिया के, बहुत सारे ऐसे स्पीशीज अब हैं जो कि हाईली रेजिस्टेंट हो चुके हैं बहुत तरह के एंटीबायोटिक के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंसर्न का टॉपिक भी है। अब आता है दूसरे तरह के फैक्टर्स, जिसे हम वायरुलेंस फैक्टर या मेटाबॉलिक फैक्टर्स या फिर कॉल फैक्टर्स कहते हैं। तो ये जो वायरुलेंट फैक्टर या फिर जो मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं, इनमें एक तरह के प्लाज्मिड्स होते हैं जो कुछ तरह के ऐसे जीन प्रोड्यूस करते हैं जो बनाते हैं बैक्टीरियोसिन। बैक्टीरियोसिन कुछ तरह की प्रोटीन्स हैं जो केपेबल होती हैं डिस्ट्रॉय करने में अदर टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल्स को। यानी कि बैक्टीरियोसिन जो है अगर प्रोड्यूस होगा तो बैक्टीरियोसिन क्या करेगा, वो कुछ तरह के ऐसे बैक्टीरिया को किल करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर इनबिल्ट कर लेगा, क्योंकि उसके पास ऐसे जीन है जो सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स को बनाएंगे जो अदर बैक्टीरिया को किल कर सकता है। अब ये करता कैसे है, बैक्टीरियोसिन क्या करता है, बैक्टीरियोसिन इस तरह के प्रोटीन्स बनाता है जो कि या तो उसकी पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर को डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसके अंदर प्रेजेंट पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर को डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर उसका जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी जो नेचर है सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी नेचर है उसको डिफॉर्म कर देगा या फिर उसको चेंज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अदर बैक्टीरिया है जिसको उसे किल करना है उसे वो इजीली किल कर सकता है। सेलेक्टिव परमेबिलिटी। अब ये जो बैक्टीरियोसिन है ये एक जो कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जो कुछ और तरह के बैक्टीरियोसिन भी प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉल फैक्टर्स। अब क्योंकि ये जो बैक्टीरियोसिन है ये बैक्टीरिया को किल करने के काम आ रहा है, यानी कि अदर तरह के बैक्टीरिया को किल कर रहा है, तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम कुछ ऐसे बैक्टीरिया को जो कि हमारे लिए हार्मलेस हैं, उन बैक्टीरिया के अंदर इस तरह के बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूसिंग जीन को इंस्टॉल कर दें जिससे कि वो अदर बैक्टीरियाज को किल कर सके, तो हम ये प्लाज्मिड की हेल्प से कर सकते हैं। तो जैसे कॉल फैक्टर है, कॉल फैक्टर जो है वो कॉली
सिंस नाम के प्रोटीन को बनाता है, जिसका काम होता है कि वो क्या करेगा, वो ई कोलाई में, बेसिकली ये ई कोलाई में, इसका नाम कॉलिसिन ही इसलिए है क्योंकि ये ई कोलाई के अंदर इंस्टॉल करा हुआ ऐसा प्लाज्मिड है जो कुछ ऐसे तरह के प्रोटीन्स को बनाता है जो अदर वायरुलेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम आता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो इसका ह्यूमन का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है ऑफ ई कोलाई, जो उसकी बॉडी के अंदर होता है, वो क्या करता है, वो उस ह्यूमन बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको एक्टिव कर देता है, और उससे क्या होगा, जो ई कोलाई है वो जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर रहे हैं उसको इजीली किल कर सकता है। तो ये काम जो है कॉलिसिन करता है। इससे हम जो है ई कोलाई की टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं, सो दैट ई कोलाई जो है दूसरे स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया जो है, जो कि वायरुलेंट नेचर के हैं, उनको किल कर सकता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वायरुलेंस फैक्टर एंड मेटाबॉलिक फैक्टर। अभी जो वायरल, अब क्योंकि जो कॉल फैक्टर है ये भी कॉन्जुगेटिव टाइप होता है, ये भी कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड का ही पार्ट है, तो यहाँ पर जो जीन है वो इजीली ट्रांसफर की जा सकती है। और जो वायरुलेंस फैक्टर्स हैं, वायरुलेंस फैक्टर्स जो होते हैं, वायरुलेंस फैक्टर्स प्लाज्मिड के पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कुछ तरह के एंटीटॉक्सिन्स बनाते हैं, एंडोटॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ट्रैवलर्स होते हैं उनमें बहुत इजीली डायरिया हो जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ई कोलाई होते हैं वो क्या करते हैं, वो बॉडी में डायरिया प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये बेसिकली वायरुलेंस जो फैक्टर है वो प्लाज्मिड के पास जीन्स होते हैं जो कि एंडोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और यहाँ पर जो ई कोलाई है, ई कोलाई का एंटीरोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करने वाला जो स्ट्रेन होता है वो ट्रैवलर्स के अंदर डायरिया कॉज कर देता है। अब नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक फैक्टर। जो मेटाबॉलिक फैक्टर है, ये मेटाबॉलिक फैक्टर क्या है, जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये मेटाबॉलिज्म, किसी तरह का मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए फैक्टर होगा। तो ये जो प्लाज्मिड है ये बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में बनता है, रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, तो वहां पर क्या होगा कि जो मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं ये प्लाज्मिड जो है इस तरह के जीन को प्रोड्यूस करेंगे जो कि रूट नोड्यूलेशन को ज्यादा बढ़ाए, जिससे कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो और ज्यादा से ज्यादा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। तो ये एक तरह से हमारे एनवायरमेंट के लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आता है। और जो ये वायरुलेंस फैक्टर है ये बेसिकली अगर हम प्लाज्मिड को सही तरह से यूज करते हैं तो ये बेनिफिट्स भी बहुत करेगा, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे जीन्स भी प्रोड्यूस करेगा जिससे अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनेंगे जो कि वायरुलेंस जो उसकी कैपेसिटी है डिजीज कॉज करने की उसको कम कर सकता है। और बहुत सारे केसेस में जो एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर पता है कि इस तरह के एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं तो इस एंडोटॉक्सिन्स को खत्म करने के लिए भी कुछ तरह के प्रोटीन्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो प्लाज्मिड जो है बहुत ही जो है रिसर्च का टॉपिक है और इसमें बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं और प्लाज्मिड को जो है बहुत ही स्पेशल जो है माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी कैरी करके रखता है जो कि हमारे नियर फ्यूचर में हमारे बहुत काम आ सकती है और पास्ट में भी बहुत काम आई है। तो बस ये प्लाज्मिड में इतना ही, और हम नेक्स्ट जो करेंगे वो बैक्टीरिया का सेल वॉल होगा और उसी में मैं आपको कराऊंगी कि किस तरह से हम जो बैक्टीरिया की ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग के थ्रू हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम नेगेटिव है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।